हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यहाँ पे ये चैप्टर दो भागों में बटा है। एक पार्ट में जहाँ हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, वहीं दूसरी पार्ट में हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम को देखेंगे। ओके, तो वीडियो में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। Refrigeration is any of various type of cooling of a space, substance or system to lower or maintain its below the ambient one. Refrigeration is an artificial or human-made cooling method. Basically अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहूँ तो रेफ्रिजरेशन एक टाइप का हीट इंजन है, जहाँ पे हम लोग आईसी इंजन में देखते हैं कि आईसी इंजन में एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे जब हीट एनर्जी फ्लो करती है तो वर्क डन होता है आईसी इंजन में। रेफ्रिजरेशन जस्ट आईसी इंजन के अपोजिट वर्क करता है। रेफ्रिजरेशन में जब हम लोग मैकेनिकल वर्क डन करते हैं, उसे मैकेनिकल वर्क देते हैं या एक्सटर्नल एनर्जी जिसे कह सकते हैं हम लोग देते हैं, तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की ओर हीट एनर्जी फ्लो करती है। ओके, तो अब ये जो मैकेनिकल वर्क है ये मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में भी दिया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी हम लोग रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो रेफ्रिजरेशन का यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन। तो हम लोग इसका डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, हम लोग इसका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि लिखा है, रेफ्रिजरेशन हैज मेनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स, इंडस्ट्रियल फ्रीजर्स, क्रायोजेनिक्स एंड एयर कंडीशनिंग। हीट पंप्स में यूज the heat output of the refrigeration process and also may be designed to be reversible but are otherwise similar to air conditioning unit। तो रेफ्रिजरेशन से मिलता जुलता एक मशीन या कहें हीट इंजन और है जिसे कहते हैं हीट पंप। ओके, हीट पंप के बारे में यहाँ पे हम ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को हीट पंप के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसके लिए आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की बुक फॉलो कर सकते हैं या फिर YouTube पे इसके लिए अलग वीडियोस देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बेसिकली टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड सेकंड वन इज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इसे हम लोग शॉर्ट में VCRS एंड VARS भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन VCRS विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच या नीट डायग्राम। ओके, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना अगर VCRS पूछ लेता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के बदले में, दोनों ही सेम चीज है, या VARS पूछ लेता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बदले में। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जितने भी मेजर कंपोनेंट हैं उसे यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है हमारा कंप्रेसर, इसे कहते हैं कंप्रेसर। ओके, इसके अलावा एवापोरेटर और कंडेंसर, ये सब जो है बेसिक पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा एक एक्सपेंशन वाल्व, ये चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, और ये सारे कंपोनेंट को यहाँ पे लगाया गया है। इस जो ये मॉडल जो है इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल। ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होता है, इसे डेमो मॉडल भी कहा जाता है, जो कि कॉलेज वगैरह में लैब्स में लगाए गए होते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्रेसर, एवापोरेटर और कंडेंसर को। ओके, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। तो सबसे पहले हम लोग VCRS के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में सबसे बेसिक डिफरेंस जो है
वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे वर्क करता है, और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थर्मल एनर्जी पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां एक हाई ग्रेड एनर्जी मानी जाती है, वहीं थर्मल एनर्जी एक लो ग्रेड एनर्जी मानी जाती है। अब ये हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है, लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट। हाई ग्रेड एनर्जी ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी जो है, उसके एनर्जी का जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो ज्यादा से ज्यादा अगर वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, इस तरह की एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी कहलाती है। और थर्मल एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी है, क्योंकि थर्मल एनर्जी का बहुत सारा पार्ट जो होता है वो प्रोसेस के दौरान वेस्ट होता है, इसीलिए वो एक लो ग्रेड एनर्जी कहलाती है। तो हम लोग अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। तो स्टूडेंट, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ज्यादातर यूज जो है वो हाउस होल्ड डोमेस्टिक पर्पस या फिर कमर्शियल पर्पस में होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पहले पढ़ के कुछ बताना चाहूंगा। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन विच द रेफ्रिजरेट अंडरगोज फेज चेंज इज वन ऑफ द मेनी रेफ्रिजरेशन साइकिल and is the most widely used method for air conditioning of building and automobiles. It is also used in domestic and commercial refrigerator, large scale warehouse for chilled or frozen storage of food and meats, refrigerated trucks and railroad and a host of other commercial and industrial service. ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी जब हम लोग ऐसे गुड्स या फूड प्रोडक्ट जो कि खराब हो सकते हैं, उन्हें जब हम लोग रेल या ट्रक के थ्रू कहीं ले जा रहे होते हैं, तो वहां भी हमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज लगता है। साथ ही साथ बहुत सारे हमें हमारे केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, उनको भी जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत होती है, नहीं तो या तो वो डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, या फिर वो फ्लेमेबल्स रहते हैं बहुत सारे केमिकल्स या पेट्रोकेमिकल्स, तो उनमें ब्लास्ट या फिर आग लगने का खतरा बना रहता है, तो उनके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना पड़ता है। तो मेन बेसिक पार्ट्स जो मेजर पार्ट्स जो होते हैं वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, वो है एवापोरेटर, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन एवापोरेटर एब्जॉर्ब हीट एंड चेंज टू अ गैस। देखिए, ये इवापोरेटर एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों ने जो चीज देखी होगी, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे जिसे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। हमारा फ्रिज जो होता है, जिसे हम लोग घर में फ्रिज कहते हैं, एक्चुअली रेफ्रिजरेटर उसका टेक्निकल नाम है। तो उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे हम लोग वाटर बोटल्स रखते हैं, या फिर हम लोग खाने के जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, हमारे वेजिटेबल्स रखते हैं, ये सारी चीजें जहाँ पे रखी जाती है रेफ्रिजरेटर में, उस हिस्से को कहते हैं एवापोरेटर। और एवापोरेटर जो है हमारा, उसके ही एरिया को हमें ठंडा रखना होता है। ओके, सेकंड जो मेजर कंपोनेंट है वो है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेस करेगा। किसको कंप्रेस करेगा, तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट एक फ्लूइड है जो कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का और रिलीज करने का काम करता है। बहुत तरह के रेफ्रिजरेंट मार्केट में मिलते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक रेफ्रिजरेंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जा सकता है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर हम जब चाहे उस पे मैकेनिकल वर्क करके, उसे कंप्रेस करके, उस हीट को जो उसने एब्जॉर्ब किया, उसको हम लोग उससे वापस ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से समझिए हमारा जो है रेफ्रिजरेटर काम करता है। और रेफ्रिजरेंट के तौर पे बहुत तरह के फ्लूइड यूज होते हैं, जैसे कि सबसे जो कॉमन था वो था एक टाइम पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे कॉमन रेफ्रिजरेंट था,
जिससे कि अब अभी के टाइम में हटा दिया गया है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के वजह से, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर को खतरा है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कंडेंसर। कंडेंसर जो है हमारे, अगर आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे में आपने जो है एक पाइपलाइन देखी होगी, बहुत ही सर्कुलर टाइप की ये पाइपलाइन होती है। एक्चुअली ऐसा लगेगा जैसे आपको स्नेक टाइप का है वो, है ना। और एक्चुअली ऐसा क्यों किया जाता है, उसे इस तरह से क्यों बनाया जाता है, कॉइल के फॉर्म में होता है ये। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसे लंबा से लंबा किया जा सके, जितना भी उस पाइप को की लंबाई होगी, रेफ्रिजरेंट को उसमें उतना ज्यादा रहने का टाइम मिलेगा, और जो भी हीट एवापोरेटर में उस रेफ्रिजरेंट ने एब्जॉर्ब किया है, उस हीट को वो इन्वायरमेंट को दे देगा कंडेंसर में जब वो फ्लो कर रहा होगा। ओके, तो देखिए कंडेंसर में क्या लिखा है, द हाई प्रेशर सुपर हीटेड गैस इज कूल्ड इन सेवरल स्टेज इन कंडेंसर। कूल्ड कैसे होगा, जब वो अपने हीट इन्वायरमेंट को रिलीज कर देगा। ओके, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज एक्सपेंशन वाल्व। एक्चुअली होता है ये, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंशन लिखा है। लिक्विड passes through expansion device which reduce its pressure and control the flow into the evaporator। तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जब वो एवापोरेटर में जाएगा और एवापोरेटर की हीट को अपने में एब्जॉर्ब करेगा, तब उसका प्रेशर वैसे बढ़ना ही है, तो इसलिए उसका प्रेशर रिड्यूस किया जाएगा, तभी वो एवापोरेटर के टेम्परेचर को गेन कर पाएगा, और उसे समय भी मिलेगा इतना कि वो एवापोरेटर में आराम से फ्लो करे और एवापोरेटर के टेम्परेचर को गेन करे। ओके, vapor compression use a circulating liquid refrigerant as the medium which absorb and remove heat from the space to be cooled and subsequently reject that heat elsewhere, है ना। elsewhere एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर देता है उस हीट को। फिगर डिपिक्ट ए टिपिकल सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेसर। अब क्या है कि ये वेपर कंप्रेसर सिस्टम जो है ये भी सिंगल स्टेज भी होता है और मल्टी स्टेज भी होता है। तो इस फिगर में जो है एक्चुअली ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, इसमें सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम को दिखाया गया है, उसके स्टेजेस को दिखाया गया है। ओके, ऑल सच सिस्टम हैव 4 कंपोनेंट्स, अ कंप्रेसर, a condenser, a metering device or thermal expansion valve, and an evaporator. Circulating refrigerant enter the compressor in the thermodynamic state known as a saturated vapor and is compressed to a higher pressure, resulting in a higher temperature as well. जब हम लोग रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। द हॉट कंप्रेस्ड वेपर इज देन in the thermodynamic state known as a superheated vapor, and it is at a temperature and pressure at which it can be condensed with either cooling water or air flowing across the coil or tube। तो जब ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके बाद इसे हम लोग कंडेंसर की तरफ भेज देते हैं इसको कूल डाउन करने के लिए। ये देखिए ये वाला जो हम लोग हिस्सा देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, इसके बाद ये कंडेंसेशन के लिए चला गया, यहाँ पे हीट आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन वाल्व जहाँ पे प्रेशर कम किया गया, और यहाँ पे हमारा एवापोरेटर है जहाँ पे हीट उसमें ऐड हो गई, उसने हीट जो है अपने में गेन किया। ओके, इसका लेआउट डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड एवापोरेटर। ओके, रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेंट के बारे में भी बात कर ले हम लोग। फ्रेऑन इज ए ट्रेड नेम ऑफ हेलो एल्कलीन
alkane refrigerant. These refrigerants were commonly used due to their superior stability and safety properties. They are not flammable at room temperature and atmospheric pressure, nor obviously toxic as where the fluid they replace such as sulfur dioxide. तो फ्रेन जो है ना ही टॉक्सिक है ना ही फ्लेमेबल है, और इस वजह से ये एक बेहतर रिप्लेसमेंट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का। इन अर्ली 1980s, scientists discovered that chlorofluorocarbon were causing major damage to ozone layer that protect the earth from ultraviolet radiation and to the ozone holes over polar region. This led to signing of the Montreal Protocol in 1987, which aimed to phase out chlorofluorocarbon and hydrochlorofluorocarbon, but did not address the contribution that hydrofluorocarbon made to climate change. The adoption of hydrochlorofluorocarbons such as R22 and R123 was accelerated, and so were used in most US homes in air conditioning and in chiller. एक्चुअली ये चिलर प्लांट होता है, इसे चिलर लिखा गया है शॉर्ट में। फ्रॉम द 1980s, as they have a dramatically lower ozone depletion potential than chlorofluorocarbon, but their ODP was still not zero, which led to their eventual phase out. Hydrofluorocarbons such as actually ये जो R134A, R134A, 143A, R407A, R407C, ये सब आप लोग देख रहे होंगे, ये एक्चुअली कोडिंग होती है। इसमें थोड़े बहुत मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इनकी कोडिंग दी जाती है। जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स होते हैं इन कोडिंग को आसानी से देख करके वो केमिकल का नाम और उसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को बता सकते हैं। वे आर प्रोमोटेड एज रिप्लेसमेंट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इन 1980s and 2000s. Okay, hydrocarbon and CO2 are sometimes called natural refrigerant because they can be found in nature. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या है स्टूडेंट, तो मैं बताना चाहूंगा आपको। हाइड्रोकार्बन बेसिकली पेट्रोल, डीजल, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुई जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, इन्हें जो है हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ओके, कंपाउंड बोल सकते हैं, तो ये जो है हाइड्रोकार्बन ये कहलाते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो ये वर्क के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो है एक्सटर्नल एनर्जी, जो दी जाती है वो है हीट एनर्जी। वहीं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। ओके, और यहाँ पे हीट एनर्जी दी जाती है एक्सटर्नल एनर्जी के फॉर्म में। एंड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर इज ए रेफ्रिजरेटर दैट यूजेस अ हीट सोर्स दैट इज सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल फ्लेम, वेस्ट हीट फ्रॉम फैक्ट्रीज और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड फॉर द कूलिंग प्रोसेस। इन दिस सिस्टम मैकेनिकल कंप्रेशन process of vapor compression cycle is replaced by a thermal compression process। जहाँ पे हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर का यूज करते थे, अब उसको रिप्लेस कर देता है कौन? थर्मल कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ये रिप्लेस हो जाता है। द थर्मल कंप्रेशन इज अचीव्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। ये कैसे अचीव किया जाता है? एब्जॉर्बिंग ए फ्लूइड वेपर that is ammonia into another carrier liquid that is water, pumping this solution to a high pressure cycle by a simple pump, producing vapor from the solution by heating. ARS are often classified as heat driven system. They are used especially when there is a source of inexpensive thermal energy at a temperature of 100 to 200 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है थर्मल एनर्जी का जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इस तरह के सिस्टम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे ARS का मतलब मैं बता दूं, ये एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से है। कंफ्यूज आप लोग नहीं होना, लगातार जो है इस तरह के एब्रिविएशंस यूज किए जाते हैं। ओके,
The principle can be used to air condition building using available waste heat from a source. ARS are primarily used in a large commercial industrial installations or for storage in recreational vehicles. ओके, तो ARS का जो यूज है शुरुआती टाइम में कमर्शियल प्लेसेस पे या इंडस्ट्रियल प्लेस पे किया जाता था। उसका कारण ये था कि हम लोग वहाँ पे देख पाते हैं कि बहुत सारा ऐसा बॉयलर वगैरह यूज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी जो है अवेलेबल होती है। ओके, तो उस हीट एनर्जी को जो है ARS में यूज किया जा सकता था। और साथ ही ये इतना ज़्यादा बड़े जगह में जो बड़ी स्पेस है वहाँ पे अगर हमें टेम्परेचर को जो है मेंटेन करना है तो उसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा। तो इस वजह से भी ARS का यूज वहाँ पे किया जाता था। सम एग्जाम्पल इंक्लूड जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वेस्ट हीट फ्रॉम कोजेनरेशन और प्रोसेस स्टीम प्लांट एंड इवन नेचुरल गैस व्हेन इट इज एट ए रिलेटिव लो प्राइस। तो कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कंपैरेटिवली महंगा है और उसे बड़े जगह पे अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पे आपको COP का जो है डिफिनेशन बताया गया है। ये एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। We know that a refrigerator is a power absorbing device. COP is nothing but the efficiency in different word. Output divided by input. वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल तरीके से क्लियर हो। एक्चुअली ये कलरफुल लेआउट डायग्राम है जो स्टूडेंट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, क्योंकि जहाँ तक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बात था तो उसका जो लेआउट था वो उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स थे बहुत ही समझने के लिए इजी थे कि कंप्रेसर है और कंप्रेसर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ऑपरेट किया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंप्रेसर नहीं है, एक जनरेटर है, जनरेटर के तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये एक जनरेटर है। यहाँ पे वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन है, इसको हीट किया जा रहा है जिसकी वजह से हाई प्रेशर अमोनिया जो है अभी क्या है वहाँ पे कंप्रेसर होता था और यहाँ पे हीट एनर्जी दी जा रही है। बस समझ लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग कि बेसिक डिफरेंस यही है, यहाँ पे हीट दी जा रही है, हीट एनर्जी दी जा रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती थी। ओके, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस वैसा ही है। यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ अमोनिया कंडेंसर में जा रहा है, फिर वहां से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंशन वाल्व ने उसका प्रेशर को और कम कर दिया, फिर इवेपोरेटर में गया, उसने यहाँ के टेम्परेचर को गेन किया और फिर से वो जो है एब्जॉर्ब, हाँ यहाँ पे एक एब्जॉर्बर भी लगा होता है जो कि हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं होता है। फिर एब्जॉर्बर में जाएगा वो और एब्जॉर्बर से पंप के थ्रू वो दोबारा से जनरेटर में भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ गए होंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियोस जो है अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी देखने के लिए सजेस्ट करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि क्लास में हम लोगों को काफ़ी कम टाइम मिलता है जिसमें मुझे आपको ये सारी चीज़ें समझानी होती हैं, साथ ही साथ फिगर भी ड्रॉ करने होते हैं। तो आपको पीपीटी के थ्रू जो है काफ़ी बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियोस जो है आप खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करें। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी ढंग से वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझ पा रहे होंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे VCRS और VARS में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्रेसर है जहाँ वहीं यहाँ पे जनरेटर है ना। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम वैसा ही है, बस जनरेटर के साथ साथ एक एब्जॉर्बर, एक एक्स्ट्रा मेजर कंपोनेंट लगाया गया है जिसे कहते हैं एब्जॉर्बर, और एक पंप होता है जो कि एब्जॉर्बर से अमोनिया और वाटर को जो है दोबारा से जनरेटर में पंप करने का काम करता है। दूसरा एक
एक्सटर्नल सोर्स होता है हीट एनर्जी का, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम में मैंने पॉइंट वाइज डिफरेंस यहाँ पे बताने की कोशिश की है। यूज लो ग्रेड एनर्जी लाइक हीट, यूज हाई ग्रेड एनर्जी लाइक मैकेनिकल वर्क, है ना। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी। मूविंग पार्ट आर ओनली इन द पंप which is a small element of the system, moving part in the compressor. Okay, the system can work on lower evaporator pressure also without affecting the COP. The COP decrease considerably with decrease in evaporator pressure. No effect of reducing the load on performance. Performance is adversely affected at partial load. Liquid trace of refrigerant present in piping at the exit of evaporator. Liquid traces in suction line may damage the compressor. Automatic operation for controlling the capacity is easy. It is difficult. Charging of refrigerant is simple. Charging of refrigerant is difficult. Part load performance is low. No effect of variation of load. अब स्टूडेंट, हमारा जो पार्ट था रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ये यहाँ पे खत्म होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बेसिकली हमें क्या देखना था, हमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देखना था, वेपर कंप्रेशन सिस्टम देखना था, रेफ्रिजरेंट देखना था। तो मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से ये सारी चीजें बता दी है, मेजर कंपोनेंट्स भी बता दिए हैं, और VCRS और VARS के बीच में डिफरेंस भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। अब हम लोग एयर कंडीशनिंग वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग कंफर्ट टू द ऑक्यूपेंट in a particular space irrespective of any external climate condition. Climatic condition बाहर में कैसा भी हो, जहां पे आप रह रहे हो, चाहे वो कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, या फिर और भी कोई मशीन्स हो सकती है, तो उसको जो है बेहतर कंफर्ट प्रोवाइड करने की जो है काम करता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, comfort air conditioning, it is the process of giving comfort atmosphere to majority of the occupant. It is subdivided into summer AC, winter AC, year round AC. Industrial air conditioning, it provides air at required temperature and humidity to perform a specific industrial process successfully. Design conditions are not based on human comfort but purely on the requirement of industrial process. तो स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग जो होता है उसमें ह्यूमन कंफर्ट नहीं देखा जाता है, बल्कि जितनी भी मशीन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में जो प्रोसेसर होता है वो लगातार 24 घंटे वर्क करने के कारण, हीट होने के कारण बार बार रीस्टार्ट लेगा सिस्टम हमारा, तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है एयर कंडीशनिंग वहाँ पे यूज करते हैं। इसी तरह से जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में कंप्यूटर सिस्टम चलाए जाते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे भी लगातार 24 घंटे कंप्यूटर को चलना होता है, क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट में काम होता है। और इस तरह ऐसी हालत में हमारा जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, जिससे मदरबोर्ड हमारे सिस्टम का खराब हो सकता है, जल सकता है। तो इसके लिए हम लोग जो है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं। रूम एयर कंडीशनर, ऑल्सो कॉल्ड विंडो और एयर कंडीशनर, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ an air conditioning system usually mounted on the window or wall. It is a single unit that is assembled in a casing where all the components are located. This unit has a double shaft fan motor with fan mounted on both sides of the motor, one at the evaporator side and the other at the condenser side. Evaporator side will face the room and the condenser side face outside, है ना। तो आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखा होगा। ये हमारा है विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसका मैंने यहाँ पे एक फोटो भी लगाया है। इसके कुछ पार्ट्स जो बेसिक मेजर पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व,
इन सब को या कंप्रेसर, इन सब को हटा करके जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि हमारा फैन ब्लोअर, कैपिलरी ट्यूब, ऑपरेशनल पैनल, फिल्टर ड्रायर, ड्रेन पैन, है ना। ये सब चीजें जो मेजर कंपोनेंट्स के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ओके, आउटडोर साइड कंपोनेंट, आउटडोर साइड कंपोनेंट जो होते हैं हमारे विंडो एसी के, वो इस तरह से दिखते हैं। इसमें हमारा जो कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल तो हम लोग जानते ही होंगे, बाकी प्रोपेलर, फैन और फैन मोटर। ओके, ये कट सेक्शन व्यू है हमारे विंडो एसी का, ये कट सेक्शन व्यू है, अंदर से ये इस तरह से दिखता है। ओके, इसके ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। वंस द रूम टेम्परेचर हैज बीन अचीव द कंप्रेसर कट ऑफ, जैसे ही रूम टेम्परेचर मेंटेन होता है, जैसे कि 26 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 डिग्री सेल्सियस, यही कुछ रेंज होता है रूम टेम्परेचर का जो कि हमें चाहिए होता है ह्यूमन कंफर्ट के लिए, वो अचीव जब होता है तो कंप्रेसर जो है वो कट हो जाता है। द इवेपोरेटर ब्लोअर फैन विल सक द एयर फ्रॉम द रूम टू बी कंडीशन थ्रू द एयर फिल्टर एंड द कूलिंग कॉइल। Air that has been conditioned is then discharged to deliver the cool and dehumidified air back to the room। तो ह्यूमिडिटी को भी मैनेज करने का काम करता है, टेम्परेचर को भी मैनेज करने का काम करता है, और साथ ही साथ एयर को भी फ्रेश करने का काम करता है। ये आप लोग ध्यान देना। बहुत सारे स्टूडेंट एयर कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, नहीं। टेम्परेचर मेंटेन करने के अलावा ह्यूमिडिटी, जैसे कि ह्यूमिडिटी का मतलब हम लोग समझते हैं कि वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एयर में अवेलेबल, तो ह्यूमिडिटी लेवल को भी मेंटेन करने का काम करेगा, टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करेगा, साथ ही साथ फ्रेश एयर प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसीलिए एयर फिल्टर भी इसमें लगा होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका ये लेआउट डायग्राम देख सकते हैं। ओके, स्प्लिट एयर कंडीशनर, आज के टाइम में स्प्लिट एयर कंडीशनर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। देयर आर बेसिकली टू केसिंग दैट आर माउंटेड, वन एट द इंडोर एंड द अदर एट द आउटडोर। कंपेयर टू द विंडो यूनिट इट इज लेस नॉइसी। विंडो सिस्टम के मुकाबले जो है, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मुकाबले ये बहुत कम आवाज करता है। पाइपिंग कनेक्ट द टू कंपोनेंट। इंडोर यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं? इवेपोरेटर, कंट्रोल पैनल, एयर फिल्टर होता है। वहीं आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर फैन एंड कंडेंसर मोटर होता है। बाहर से ये दिखने में ऐसा लगता है स्टूडेंट। ओके, ये इसका लेआउट डायग्राम है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग एग्जाम के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर हमें कंफर्ट एयर कंडीशनिंग आता है तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में हम लोग इसे बना सकते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में। ओके, ये वाला भी बना सकते हैं और या फिर ये वाला भी बना सकते हैं। ओके, मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल आएगा कि विंडो एयर कंडीशनिंग आ सकता है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में भी आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। विंडो एयर कंडीशनिंग एक बार आया है एग्जाम में। ओके, तो विंडो एयर कंडीशनिंग में आप जो है ये वाला फिगर बना सकते हैं और विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग हम लोग ने डिस्कस किया, इसका भी डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किया हमने। ये देखिए कंप्रेसर है, कंडेंसर है, मोटर है, यहाँ पे इवेपोरेटर है, ये जो रूम के अंदर वाला हिस्सा होता है। ये तो हमारे सीलिंग फैन है, ये हमारे स्प्लिट एसी का तो पार्ट नहीं है, लेकिन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का हिस्सा है, ये सीलिंग फैन, इसीलिए यहाँ पे सीलिंग फैन भी दर्शाया गया है, शो किया गया है। और ये जो लाइन दिखाई गई है ये एक्चुअली सिस्टम को शो किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये क्लोज सिस्टम है। ओके, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, अब क्या है कि हम लोगों को जो सिलेबस है उसमें एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन और एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग अलग से दिया गया है, जिसमें कि कुछ
क्वेश्चंस भी आते हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, जैसे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेशन, या फिर आपको डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग क्या होता है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर once considered to a luxury are now a necessity of daily life. They have uses in homes, hotels, office, laboratories, hospitals, shop, restaurant, etc. They are manufactured in several sizes and many brands are available. The different models are rated on the basis of gross volume such as 100 liters, 165 liters, 200 liters and 250 liters as so on. For food to be freezed, the immediate atmosphere need to a low temperature to decrease the reproductive rate of harmful bacteria. A refrigerator transfers heat from inside to outside, which is why touching the back side of the fridge where the metal pipes are make it feel hot. You will see how it work in a moment, है ना। तो ये जो मेटल पाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, यही हमारा जो पार्ट होता है, ये होता है कंडेंसर वाला पार्ट, जहाँ पे टेम्परेचर जो है बाहर का, टेम्परेचर जो अंदर का है वो बाहर रिलीज किया जाता है। ओके, जो इवापोरेटर से टेम्परेचर हमारा रेफ्रिजरेंट लेकर के रिलीज करता है बाहर, वो इन्हीं मेटल पाइप्स में के थ्रू रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में। ये देखिए स्टूडेंट, ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का मैंने फिर से आपको एक फिगर प्रोवाइड कराया है। बहुत सारे अलग अलग फिगर्स हैं, आप इसमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। ओके, ये इवापोरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये रेफ्रिजरेंट रिसीवर। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में कितने सारे जो रेफ्रिजरेटर हैं वो एक साथ एक के बाद एक लगे हैं। अंदर से जो है पूरा एक ही है, सिर्फ डोर अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन अंदर से वो सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इज कंसर्न विद द डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस of refrigerated mixture of the type used by retail store, restaurant, hotel and institutions for the storing, displaying and dispensing of perishable commodities of all types. इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन भी दिखाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि केमिकल इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, आपका थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस तरह के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। ओके, आइस प्लांट में। एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, तो एयर कंडीशनिंग के दो एप्लीकेशंस हैं बेसिकली। एक कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जिसमें ह्यूमन कंफर्ट को ध्यान में रखा जाता है। सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे हम लोग जो है मशीन्स पार्ट की मेंटेनेंस या फिर उसकी एयर कंडीशनिंग या उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, तो स्टूडेंट इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग 4th यूनिट से हमारे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।